हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम गेट सीरीज के 2019 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन? इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एंड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस आई इज। ओके, तो इसमें हमें क्या है, और आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितना ए का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर की यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है उसने। ठीक है, तो उसने ए प्लस आई का रैंक पूछा है। ठीक है, तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे इसके। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसने इसका ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। ओके, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल वो दे रखी है, यानी सी एक्स। इसकी वैल्यू दे रखी है लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 1 रेज टू पावर 4 एंड लैम्डा माइनस 2 रेज टू पावर 5। ओके, तो अब इसमें और सी एम एक्स क्या दे रखी है, मिनिमल पोलिनोमियल, जिसको हम एम एक्स से डिनोट करते हैं, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 2। ओके, अब देखो इसमें सी एक्स में क्या होता है, आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इसमें फैक्टर होते हैं और ये उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है। तो यहाँ पे सी एक्स को इक्वल टू 0 रखी तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 इसके कोरस्पोंडिंग और इसके कोरस्पोंडिंग 2। ठीक है, तो अगर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 है तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है। और लैम्डा 2 अगर माइनस 1 है तो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है। 4 टाइम्स उसकी आइगन वैल्यू है वो। और लैम्डा 3 इज इक्वल टू, मान लो हमने 2 मान लिया, तो इसके कोरस्पोंडिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 5 है। ओके, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 5 आइगन वैल्यू ये, 4 ये और 1 ये, तो कितना होगा टोटल 10। तो ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 10 क्रॉस 10 का। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 10 क्रॉस 10 की। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ए प्लस आई का रैंक। अब ए की आइगन वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 माइनस 1 और 2। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, पोलिनोमियल मान ली हमने, x प्लस 1 पोलिनोमियल मान ली। तो जो इसके कोरस्पोंडिंग इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इस पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग होगी। हमारे पास रिजल्ट है कि अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a के कोरस्पोंडिंग कोई भी पोलिनोमियल है लाइक दिस a स्क्वायर प्लस a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1। तो ये किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की। तो इसके आइगन वैल्यू निकालने के लिए इस रिजल्ट का यूज करेंगे और इसके लिए पोलिनोमियल का कौन सा यूज करेंगे, x प्लस 1 का। ठीक है, तो अगर लैम्डा 1 है तो हम a प्लस आई की आइगन वैल्यू बताएंगे अब। ठीक है, तो a प्लस आइगन की वैल्यू, ठीक है, उसको मान लो मैंने अल्फा 1 बोल दिया, अल्फा 1 इसकी फर्स्ट आइगन वैल्यू है। तो 1 के कोरस्पोंडिंग 1 प्लस 1 2 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी इसकी, 1 होगी। फिर हम अल्फा 2 के कोरस्पोंडिंग माइनस 1 के कोरस्पोंडिंग करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी उसकी, 4 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसकी आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ 2 ऑफ a, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो ये जाएगा 3। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मिनिमल पोलिनोमियल का। मिनिमल पोलिनोमियल क्या दी हुई है इसने, ये दी हुई है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। और हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की पोलिनोमियल में फैक्टर लीनियर आ रहे हैं, ठीक है, और सारे के सारे तो आएंगे, 1 के कोरस्पोंडिंग ये है, माइनस 1 के कोरस्पोंडिंग ये है और 2 के कोरस्पोंडिंग ये है। अगर लीनियर फैक्टर आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि a हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। और इसके कोरस्पोंडिंग, अगर इसके कोरस्पोंडिंग कोई मैट्रिक्स मिलेगी a, तो a किसके इक्वल हो जाएगी, p इनवर्स dp। अब d इसकी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में क्या आएंगी, इसकी आइगन वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आइगन वैल्यू इसकी आएंगी सॉरी a प्लस आई की आएगी। ठीक है, तो a प्लस आई की आएगी, तो वहां से हम देखेंगे कि इसकी यहाँ पे 0 है। ठीक है, a प्लस आई भी क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल। और यहां से हम देखेंगे कि एक ये है और ये क्या है, 0 विद अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 है। ठीक है, और अल्फा 3 ये हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, ये हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। तो इसमें हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी आएगी, 6।
ठीक है, और 4 जीरो आइगन वैल्यू आएगी। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, हमें इसका रैंक देखना है। सिमिलरली ए प्लस आई के लिए भी कर सकते हैं, हम ए के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ए प्लस आई के लिए देख रहे हैं, तो ए प्लस आई क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। और वहां पे जो इसका जो रैंक आएगा ए प्लस आई का, वो कितना हो जाएगा, 6, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो एक तो 1 है और एक कितनी है, 5 है, तो ये जाएगा 1 प्लस इज इक्वल टू 6। तो ए प्लस आई का रैंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ड्यू टू डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. Let V be the vector space of all 3 cross 3 matrices. एक V वेक्टर स्पेस है सारी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का, विद कॉम्प्लेक्स एंट्री, मतलब उसमें जो नंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, ओवर द रियल फील्ड। V वेक्टर है ओवर द सेट ऑफ रियल। Then W1 define this A belonging to the V such that A is equal to the A transpose conjugate. Okay, this is the transpose conjugate of A. And W2 is the set A belong to V such that trace of A is equal to 0. ठीक है, W1 तो वो सेट है जिसमें A किसके इक्वल है, उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के इक्वल है, और W2 उसका वो सेट है जिसमें ट्रेस A का क्या है, 0 है। तो उसने W1 प्लस W2 की क्या पूछी है, डायमेंशंस पूछी है। तो W1 और W2 क्या है, इसके सबस्पेस। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे। उसने पूछा डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम पहले इसकी फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस, फिर इसकी और फिर इसकी। तो सबसे पहले हम W1 की फाइंड आउट करते हैं। W1 में क्या जो है कि A और A ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं A मैट्रिक्स लिखूं और A में एंट्री कहां से आ रही है, A में एंट्री आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रियल होगा, क्योंकि ट्रांसपोज कंजुगेट अगर किसी का इक्वल आ रहा है मैट्रिक्स का, ठीक है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, रियल होंगे। ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिनका कंजुगेट उन्हीं के इक्वल है, तो वो कौन से होंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट A11, फिर यहाँ से मैं करूंगा A12, ठीक है, बिकॉज एंट्री कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यहाँ पे आएगा B12, फिर मैं यहाँ पे करूंगा A13 प्लस आयोटा B13, फिर यहाँ ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, A12 माइनस आयोटा B12, और यहाँ पे क्या आएगा, A22 रियल नंबर आएगा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा A23 प्लस आयोटा B23। ओके, फिर यहाँ से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है सारी, तो यहाँ क्या आएगा, A13 और यहाँ माइनस आयोटा B13, क्योंकि ट्रांसपोज कंजुगेट उसका A के इक्वल है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे क्या आएगा, इसका नेगेटिव A23 माइनस आयोटा B23, और यहाँ पे A33, ये इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। इस मैट्रिक्स का अगर आप A ट्रांसपोज और उसका फिर कंजुगेट करेंगे या फिर कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा A के इक्वल आएगा, आप इसका करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसकी डायमेंशंस निकालने के लिए कि हम अपनी मर्जी से कितने एलिमेंट्स को भर सकते हैं, ठीक है, इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये अपनी मर्जी के फिर भर सकते हैं। फिर यहाँ से एक ये है और एक ये है, रियल नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर है, तो एक ये, अगर किसी ने ये एलिमेंट दोनों भर दिए तो ये ऑटोमेटिकली भर जाएंगे, ठीक है। तो 3 ये और 2 2 4 6, तो इसकी डायमेंशंस कितनी है, 9। तो डायमेंशंस ऑफ दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशंस ऑफ W1 वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं W2 की। W2 के लिए कौन सी मैट्रिक्स है कि जिसका ट्रेस 0 हो, ठीक है, ट्रेस 0 हो। तो ट्रेस 0 होगा, तो यहां से देखो ट्रेस 0, मान लो यहाँ पे मैंने भर दिया A11, ठीक है, प्लस अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रेस 0 है, तो डायगोनल एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया B11, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया A22 प्लस आयोटा B22। अब जो ये थर्ड नंबर आएगा यहाँ से, अगर इसका ट्रेस 0 है तो वो क्या होगा, इन दोनों के सम का नेगेटिव। अगर मान लो ये हमारे पास Z1 है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास Z1 है और ये हमारे पास क्या है, Z2 है, ठीक है, ये हमारे पास Z2 है, तो यहाँ नंबर क्या होगा, माइनस ऑफ Z1 प्लस Z2 सच दैट ट्रेस इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी एंट्री हो सकती है, ये रैंडम एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा,
A12 प्लस आयोटा B12, यहाँ पे क्या होगा A21 प्लस आयोटा B21। तो यहाँ से दो कुछ भी पढ़ सकते हैं हम रियल नंबर, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, और यहाँ भी दो, और यहाँ भी दो। यहाँ भी हम अपनी मर्जी से भर सकते हैं, यहाँ भी अपनी मर्जी, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं भर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी एंट्री हमारे पास, ये हमारे पास 1 2 3 9, 9 दूनी 18, 18 में से दो एलिमेंट हम अपनी मर्जी से नहीं भर सकते। लाइक यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा A33 प्लस आयोटा B33, तो ये क्या होगा, इन दोनों के सम का नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास W2 की डायमेंशंस कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास, इन दो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, दो यहाँ दो यहाँ, टू सो ऑन, तो कितनी आ गई 16। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसी में देख लेते हैं, अब हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, कि ये भी कंडीशन हो और ये भी कंडीशन हो। अब इसी कंडीशन में हम ये देख लेते हैं कि इसका ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ट्रेस क्या होगा 0, और ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए तो ये है। ठीक है, अब इसका ट्रेस हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ट्रेस 0 चाहिए, तो इस टाइप की मैट्रिक्स का ट्रेस 0 चाहिए, तो ये एलिमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस A11 प्लस A22 से। तो यहां से एक एलिमेंट चला गया। ठीक है, और इसकी डायमेंशंस पहले कितनी थी, 9 थी। ठीक है, और अब एक एलिमेंट और चला गया, तो दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, 6 7 8, 8 पे हमारी मर्जी चलेगी, तो इसकी डायमेंशंस कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू पुट कर दो, इसकी डायमेंशंस आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ W1 विच इज 9 प्लस डायमेंशंस ऑफ W2 विच इज 16 माइनस डायमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इट्स 8। तो ये कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। तो 17 इज द डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. Let P2 be the vector space of all polynomial of degree at most 2 which is represented by P2 over R set of real number. Let a linear transformation T from P2 to P2 be defined by this polynomial goes to the this polynomial of degree 2. Consider the following statement. First statement is the null space of T is this. मतलब जो उसका null space है T का, वो इस पोलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, इस पोलिनोमियल के मल्टीपल से जनरेट हो रहा है। ठीक है, सेकंड में बोलता है द रेंज स्पेस ऑफ टी स्पेंड बाय द सेट दिस। ओके, थर्ड में बोलता है कि टी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस। फोर्थ में बोलता है इफ m इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस 1x स्क्वायर ऑफ P2 दैट द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 3। तो अब इनमें से ये बताना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी ट्रू होगी और कौन सी गलत होगी। ठीक है, तो इसको हम जैसे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, स्टैंडर्ड बेसिस से ही स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने दी हुई है P2 to P, इस क्वेश्चन को हम उसके मैट्रिक्स से सोल्व करेंगे। वो बहुत ही आसान मेथड हमारे पास रहेगा। तो हम सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे इसके। तो हम स्टैंडर्ड बेसिस क्या ले ले, 1x स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिया मैंने। और अब हम इनकी इमेज देखेंगे क्या आएगी और उनके कोरस्पोंडिंग इसकी क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो T1 को किस पे भेजेगी, T1 यानी यहाँ पे A1 है, B और C 0 है। तो इसमें अगर मैं B और C 0 करूं तो B 0 और A1 है हमारे पास, यहाँ पे A1 है, B 0 है और C 0 है फॉर 1 के लिए। तो ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस B 0 C 0, तो ये फैक्टर खत्म यहाँ से। तो C 0 A1 है, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। फिर हम करेंगे Tx, इसमें हमारे पास क्या है, A0 है और C 0 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो A और C 0 है, तो यहां से B 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस B 1 है, तो यहाँ पे x, और A और C दोनों इसमें 0 है, तो वो 0 है। फिर x स्क्वायर किस पे जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमारे पास C 1 है, बाकी A और B 0 है, तो ये फैक्टर 0। C 1 है यहाँ से, तो ये कितना आएगा -x, और A कितना है 0 है, C 1 है, तो ये कितना आएगा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। अब इस स्टैंडर्ड के बेसिस के कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स लिखूं मैं T की, देन मैट्रिक्स ऑफ T इज क्या आएगा यहाँ पे 1x स्क्वायर, इसके कोरस्पोंडिंग हम लिखेंगे। ठीक है, और इसकी डायमेंशंस कितनी है, P2 की 2 + 1 3, तो 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो वो आएगा हमारे पास
1x, 1 का कोफिशिएंट यहाँ, x का यहाँ, कांस्टेंट टर्म यहाँ, x का कोफिशिएंट यहाँ, x स्क्वायर का यहाँ, तो यहाँ पे है 1, फिर क्या हमारे पास 1, फिर 0 है यहाँ पे, और फिर x स्क्वायर का 1 है। ओके, फिर यहाँ से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 और इसका 1 और फिर 0, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है। ओके, क्लियर है, क्लियर है। कितने मिनट की होगी वीडियो? 15 मिनट्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, टी की मैट्रिक्स बन गई। ओके, कितने क्रॉस कितने की आई है? 3 क्रॉस 3 की। अब देखो, अब ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन 1 में बोलता है कि द नल स्पेस ऑफ टी इज जनरेटेड बाय द मैट्रिक्स टी। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे वेक्टर क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को हम चेक करें तो यहाँ से है -1, ठीक है, और यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ से x का कोफिशिएंट 1, मतलब इस वेक्टर से उसका नल स्पेस जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है। रैंक से क्या आ जाएगा, इसका रेंज स्पेस की डायमेंशंस आ जाएगी और वहां से नल स्पेस की इसकी डायमेंशंस आ जाएगी। तो हम देखें तो इस मैट्रिक्स में देखो, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, अगर इसको मैं रो इक्लोन फॉर्म की रो इक्लोन में चेंज करूं तो 1 1 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 1 -1, तो ये जाएगा 1 -1 0, इसमें से करूंगा -1 और ये 1, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 0 और ये 0। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, अगर ये T है, T की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैंने A बोल दिया, ठीक है, तो A का रैंक हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से डायमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस ऑफ A वो कितनी आ गई, 2 आ गई। और नल स्पेस की डायमेंशंस क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रेंज स्पेस, तो 3 - 2 1, तो यहाँ से डायमेंशंस कितनी आ गई, किसकी, नल स्पेस ऑफ A वो आ गई हमारे पास 1। तो हमें पता है कि जो नल स्पेस का जो होगा इसका, वो सिर्फ एक वेक्टर से क्या होगा, इसका जनरेट होगा। तो क्या वो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि इस वेक्टर से जनरेट है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस वेक्टर से करेंगे। अगर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आई तो इससे जनरेट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इस वेक्टर से करते हैं हम, ये -1 1 और 1, ठीक है, -1 1 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -1 1, ठीक है, +1, इससे करेंगे 0 1 और -1, फिर इससे करेंगे -1 + 0 + 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 0 और ये 0, ठीक है, तो 0 आ गया। तो दैट मीन्स जो इसका नल स्पेस है वो इस वेक्टर से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब हम सेकंड स्टेटमेंट में जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलता है वो, कि जो इसका रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है। इन वेक्टर से जनरेट का मतलब, अब देखो 1 + x² और 1 + x, 1 + x² और 1 + x, और अभी हमने इसके रो इक्लोन फॉर्म में चेंज किया था, जिसमें इसकी थर्ड रो क्या बन गई थी, 0, और डायमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस कितनी है, 2 है। मतलब इस वेक्टर से और इस वेक्टर से बनके हमारे पास क्या बना है, ये क्या बना है, रेंज स्पेस बना है, ठीक है। तो इस वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग, ठीक है, इस वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग और इस रो के कोरिस्पोंडिंग क्या पॉलिनोमियल आएगी, इस फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग आएगी 1 + x, और सॉरी ये था इसके कोरिस्पोंडिंग, ये वेक्टर था, इसके कोरिस्पोंडिंग ये वेक्टर था। तो एक तो ये वेक्टर 1 + x², ये रहा, और 1 + x ये रहा, ये क्या हो गया इसका 0, ठीक है। तो मतलब इसमें ये दो वेक्टर क्या है, Li है, मतलब ये 3 वेक्टर LD है, ये वेक्टर ये कॉलम इन 2 कॉलम से बनके बना है, मिलके बना है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया रेंज स्पेस इन 2 वेक्टर से मिलके जनरेट स्पेन हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है, और अभी रो इक्लोन फॉर्म से इसके ओरिजिनल वेक्टर कितने हैं, 2 है। तो इसको और इसको मिला के इसकी रेंज स्पेस जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन को एक बार छोड़ते हैं हम, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है इफ m इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस दिस, जो हमने सोल्व की है, ऑफ p2 देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 3। अब इसकी मैट्रिक्स ये आई है और इसका ट्रेस कितना है, 1 1 1 3 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई।
अब 3 को हम बाद में चेक करेंगे, पहले ऑप्शन पे आओ। उसने बोलता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन फोर्थ भी ट्रू है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। और अब इसमें बोलता है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन सेकंड भी ट्रू है, ओनली लिख रखा है, तो ये भी गलत हो गया। और अभी हमने किया कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ट्रू है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये टिक हो गया। और यहाँ से सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ओनली की वजह से ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से हमें थर्ड ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा करके देखे इसको, टी ऑफ टी 1 + x निकाल के देखे, तो वो किसी इक्वल नहीं आएगा, 1 + x करके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और इसको करने के लिए क्या करो, t का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उस पे ये वेक्टर क्या है, ये 1 1 0, ये वेक्टर अप्लाई कर दो। और अगर हमारे पास 1 0 1, अगर ये आंसर आ जाए, यानी 1 0 1 ये आंसर आ गया, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, गलत है, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसके करने की हमें जरूरत नहीं है एग्जाम में टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हमने मैट्रिक्स मेथड से किया। मैट्रिक्स से इसके सारे स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, सारी स्टेटमेंट हमने कर दी, ठीक है। पोलिनोमियल का वेक्टर स्पेस दे रखा था, उसको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, और वेक्टर फॉर्म में करके सारे ऑप्शन हमने वेरीफाई कर लिए। तो इस ऑप्शन को ऐसे हैंडल करना आसान रहेगा एज कंपेयर टू द कैलकुलेशन वर्क। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस P2 मैट्रिक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिक्स, सारी पोलिनोमियल जिनका हायर डिग्री कितनी है, 2 है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर with the inner product defined f into g is equal to the integration of f into g from 0 to 1 for f and g are polynomial from P2. Let f0, f1 and f2 be an orthogonal set. ऑर्थोगोनल सेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास इसमें से कोई भी अगर हम दो वेक्टर ले, दो फंक्शन ले, ठीक है, f0 ये हमारे पास पोलिनोमियल है, कोई भी दो पोलिनोमियल ले और उनकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करे, तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। f0 की f1 के साथ, f0 की f2 के साथ और f1 की f2 के साथ, ठीक है। वेयर और f0 ये इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, f1 t + c1 के इक्वल है और f2 t² + c2 इंटू f1 + c3 के इक्वल है। और c1 c2 c3 हमारे पास क्या, रियल कांस्टेंट है। देन द वैल्यू ऑफ 2 × c1 + c2 + 3 c3 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है f0 f1 और f2, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल सेट है। तो यहाँ पे हम किन्हीं भी दो वेक्टर की अगर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी। फॉर एग्जांपल f0 की f1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0। और इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 f0 इंटू f1, ठीक है, इंटू dt। तो ये क्या है, 0, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 0 to 1 f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी है, t + c1 इंटू dt, ये क्या है, 0 है। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास t का इंटीग्रेशन t²/2 और प्लस c1 कॉन्स्टेंट है इंटू t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आएगी हमारे पास 0 to 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास पहले 1 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस c1 इज इक्वल टू, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, और ये भी 0 ये भी 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, यहाँ से आ गई c1 की वैल्यू। ओके, फिर हम कैसे कर सकते हैं, फिर अगर हम यहाँ से f1 इंटू या फिर f0 इंटू f2 करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास होएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 to 1 f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू f2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास t² + c2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास c2 और f1 किसके इक्वल है, t + c1 के, तो ये जाएगा t + c1, ठीक है। c1 की वैल्यू वैसे कितनी आ चुकी है, -1/2, ओके, और प्लस c3, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ओके। और इसका हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन विद dt, और ये क्या है, 0 दिया हुआ है, ओके।
अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है हमने, ठीक है। और C1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ से। C1 की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो यहाँ से हम पुट करते हैं इसको -1/2। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, तो ये जाएगा t का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t³/3। फिर इसका करेंगे तो ये जाएगा +C2, और t का हमारे पास क्या होगा, t²/2, और इसका होगा -1/2 इंटू t, ठीक है, -1/2 इंटू t। और इसका क्या होगा हमारे पास, +C3 इंटू t = 0। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, यहाँ से होगा 1/2 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, -1 पुट करेंगे 1/2, और प्लस C3 इंटू 1, और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। और 1/2 ये भी 0, तो यहाँ से क्या हो गया 1/3 प्लस C3 = 0, और -1/3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, C3 की, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा F1 इंटू F2, ठीक है, ये क्या होगा 0, ठीक है, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 1। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है हमारे पास t + C1, तो C1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, -1/2, ठीक है, इंटू F2 की वैल्यू कितनी है, t², ठीक है, प्लस C2 की वैल्यू नहीं आई है, इंटू F1 की वैल्यू t -1/2 और प्लस C3, ठीक है, इंटू dt, ये भी किसके इक्वल है, 0 के। अब इसको सोल्व करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा C2 इंटू t, ठीक है, और इसको 1/2 इंटू C2 ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब जस्ट हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये जाएगा 0 to 1, t की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये जाएगा t³ प्लस C2 इंटू t² -1/2 इंटू C2 इंटू t प्लस C3 इंटू t, और -1/2 किससे करेंगे तो जाएगा -1/2 इंटू t² -1/2 इंटू C2, इसकी इसके साथ और फिर इसकी t, फिर इसकी इसके साथ करेंगे माइनस प्लस, ये जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 और इंटू C2, ठीक है, और फिर लास्ट में इसके साथ करेंगे तो जाएगा -1/2 इंटू C3, ठीक है। इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू dt और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका करेंगे तो ये जाएगा t³/3, ठीक है, फिर इसका करेंगे ये जाएगा प्लस C2 इंटू t³/3, इसका हो जाएगा t की पावर 4/4, ठीक है। फिर इसका करेंगे -1/2 इंटू CT, और इसका हो जाएगा t²/2, इसका करेंगे तो ये जाएगा प्लस C3 इंटू t²/2, इसका करेंगे तो -1/2 इंटू t³/3, फिर इसका करेंगे यहाँ से -1/2 इंटू C2, इसका हो जाएगा t²/2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा +1/4 C2 इंटू t, और यहाँ से हो जाएगा -1/2 इंटू C3 इंटू t = 0, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। पहले 1 के कोरस्पॉन्डिंग देखो, 1 के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो इस पूरे थ्रू आउट में t को क्या कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है, और 0 पुट करेंगे, हर एक टर्म में आपको 0 नजर आ रहा होगा, तो लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो वो क्या होगा, सारा 0, तो हमें सिर्फ t को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और C3 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है जो कितनी है -1/3, वो भी पुट कर देंगे साथ में। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, इसको 1 पुट करेंगे तो 1/4, इसको 1 पुट करेंगे तो C2/3, ठीक है, प्लस C2 या 1/3 लिख सकते हैं, इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो -C2/4, ठीक है, इसको करेंगे तो ये 1/2, और C3 की वैल्यू कितनी है -1/3, तो कितना हो जाएगा -1/6, इसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो 1/6, तो -1/6, ठीक है। यहाँ से करेंगे इसकी वैल्यू 1, तो C2/4 -C2/4, और यहाँ से करेंगे तो ये जाएगा 1, तो ये जाएगा प्लस C2/4, ठीक है, प्लस C2/4, ठीक है, और यहाँ से करेंगे 1, तो ये जाएगा -1/2 इंटू C3, और C3 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितनी हो जाएगी +1/6 = 0, ठीक है, क्लियर है।
अब देखो यहाँ से C2/4 इससे ये कैंसिल, ठीक है, और +1/6 इससे ये कैंसिल यहाँ से, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 1/4 - 1/6, और अगर यहाँ से C2 अगर कॉमन ले तो ये जाएगा 1/3 - 1/4 = 0, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 यहाँ जाएगा 3 - 2 प्लस C2 यहाँ से हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 12, 4 - 3 = 0, तो ये जाएगा 1/12 प्लस C2/12 = 0, ठीक है। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, C2 की वैल्यू -1। अब C2 की वैल्यू आ चुकी, C1 की वैल्यू आ चुकी और C3 की वैल्यू आ चुकी, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, 2 × C1 प्लस C2 प्लस 3 × C3, तो 2 × C1 की वैल्यू क्या है -1/2, ठीक है, प्लस C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है -1, ठीक है, ये कितनी है -1, और प्लस C3 3 × C3 वैल्यू कितनी है -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 - 1 कितना आ गया -3, तो आंसर कितना है इसका -3 आंसर आ गया इसका, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ओके, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जस्ट ऑर्थोगोनैलिटी का इसमें इस क्वेश्चन में यूज किया है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. Let M be a 3×3 real matrix with eigenvalue 0, 2 and a. ठीक है, with respect to the eigenvector this and this and this. 0 के corresponding ये eigenvector है, 2 के corresponding ये eigenvector है, और a के corresponding ये eigenvector है, जिसमें b, c और a हमारे पास क्या है unknown. Consider the following statement. फर्स्ट में बोलता है कि अगर हम a + b - c करें तो वो 10 आएगा। सेकंड में बोलता है द वेक्टर x दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। थर्ड में बोलता है फॉर एनी डी स्पेनिंग विद दीज 3 वेक्टर आइगन वेक्टर u, v एंड w mx = d हैज ए सॉल्यूशन। हैज ए सॉल्यूशन बोल दिया मतलब ऑलवेज उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स m² + 2m = 8। ओके, तो ये उसने 4 स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे इसकी, तो सॉल्यूशन पार्ट पे हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू अगर लैम्डा अगर a की 0 है तो इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास u, कॉलम की ट्रांसपोज है मतलब इसका कॉलम इसका ट्रांसपोज, तो 4bc। ओके, और जब लैम्डा 2 अगर 2 है हमारे पास तो इसके कोरस्पोंडिंग v आइगन वेक्टर क्या है -1, 2 और 0, ठीक है। और लैम्डा 3 हमारे पास क्या है a है, जिसका हमें नहीं पता, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास w की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 1, 1 और 1, ठीक है। और अब हमारे पास रिजल्ट है कि डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग उनके डिफरेंट आइगन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0 होती है, वे ऑर्थोगोनल होते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा u × v = v × w u × w हमारे पास किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसके कोरस्पोंडिंग करेंगे हम u × v = 0 मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो क्या होगी हमारे पास, देखो u × 4 × -1 -4, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 × -1 -4, ठीक है। b × 2 + 2b प्लस c, या क्या है c × 0 0 = 0, ठीक है। रो वाइज कर दी हमने, तो यहां से क्या हो जाएगा 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर मैं क्या करूंगा v × w 1 × +1 ठीक है, -1 × 1 -1, फिर 2 × 1, ठीक है 2, वो तो 0 आ रही है, ठीक है, +2, ओके, और +0, ठीक है। एक सेकेंड,